अब हमने चैप्टर शुरू करा है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे कि मनुष्य को कौन सी चीज़ें बीमार करती हैं और उनके निदान क्या है, ठीक है ना। कि क्या किस तरह मनुष्य हेल्दी रह सकता है और कौन कौन सी उसमें डिसीज़ होती है। तो स्वास्थ्य क्या होता है, देखो स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि रोग की अनुपस्थिति हो या शारीरिक स्वस्थता हो। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि मनुष्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अब इसके बाद देखो मानव जो रोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो रोग ऐसे होते हैं जो आनुवांशिकी रोग होते हैं, जेनेटिकल डिसीज। एक होते हैं जो उपार्जित यानी कि बाहर से आए हुए होते हैं, एक्वायर्ड डिसीज़ होती है, ठीक है ना। तो अनुवांशिकी तो हम देखेंगे अनुवांशिक वाले चैप्टर में कि कौन से रोग होते हैं। अभी हम देखेंगे एक्वायर्ड डिसीज, जो उपार्जित रोग हैं, जिनमें हम देखेंगे एक संक्रामक होती है और एक असंक्रामक, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो होती है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है बीमारी फैलती है, और नॉन इन्फेक्शियस वो होती है जो शरीर के अंदर रहती है, दूसरे में नहीं फैलती है, ठीक है। अब देखो भाई, इससे पढ़ने से पहले हम एक रोग के बारे में ना एक मतभेद देखेंगे। एक तरह की ना पहले ज़माने में एक वो था, मिसकंसेप्शन, मिथ थी कि क्या था कि पहले लंबे समय तक माना जाता था कि जो देह तरल होता है, ह्यूमर रहता है, जैसे हमारा फ्लूइड रहता है, उसको स्वस्थ ख़राब होने का कारण माना जाता था, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि अगर वो ख़राब है तो वो उससे स्वस्थता को लेकर माना जाता था कि वो स्वस्थ उसका इससे ख़राब होता है, कि उसका देह तरल जो है, फ्लूइड है, वो ख़राब होता है इस वजह से। जैसे कि हिप्पोक्रेट्स और जो यूनानीवासी एक होते दार्शनिक, और भारतीय आयुर्वेद तंत्र जो था वो क्या मानता था कि काले पित्त, जो ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा गर्म रहते हैं, यानी उन्हें हमेशा बुखार रहता है। तो ऐसा वो लोग माना करते थे। लेकिन विलियम जो हमारे हार्वे थे, जो कि हमारे परिसंचरण तंत्र के जनक भी माने जाते हैं, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया अपने प्रयोग उससे विधि से कि काले पित्त जिनका है, उनको जब थर्मामीटर से उन्होंने नापा तो वो स्वस्थ थे। तो उससे सिद्ध कर दिया कि काले पित्त वाले व्यक्ति जो थे वो ऐसा नहीं है कि उनमें बुखार रहता है। तो विलियम हार्वे ने प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज की और थर्मोमीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य दर्शाने से स्वस्थ के अच्छे तरल की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दी। तो ये पुराने ज़माने की परिकल्पना थी हिप्पोक्रेट्स और हमारे भी आयुर्विज्ञान जो हमारा भारत का है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे डिसीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो डिसीज़ में हम क्या देखेंगे भाई, कुछ जो हमारी क्या होती है, डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि हम पहले देखेंगे कौन सी, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलती है, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस, ठीक है ना, जो कि संक्रामक डिसीज़ होती है रोग। तो ये 5 तरह के हम इसमें पढ़ेंगे जनित रोग कौन कौन से हैं। पहला है हमारा जीवाणु जनित रोग, ठीक है ना, बैक्टीरियल डिसीज़। तो ये बैक्टीरिया से फैलने वाली हैं, जिसमें हम 2 बैक्टीरिया के देखेंगे कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। 2 डिसीज़ हैं, एक है टाइफाइड, पहली टाइफाइड जो फैलता है सल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो है हमारा, यह कहाँ होता है, ये संदूषित कंटामिनेट जो हमारे भोजन पानी होता है उनमें, उससे होता हुआ ये छोटी आंत में पहुंच जाता है। जब हम इन्हें पी लेते हैं तो वहाँ पर ये रक्त तथा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है छोटी आंत से। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे लगातार बुखार आना, पेट में दर्द होना, भूख ना लगना, ठीक है ना, कब्ज़, सिर दर्द, कमज़ोरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बुखार यानी कि ये क्या होता है, गर्म कर देते हैं शरीर को, 29 से 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान पहुंच जाता है। अब गंभीर मामलों में क्या होता है, ये आंत्र में छेद कर देता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। कौन, हमारा सल्मोनेला टाइफी, जिससे हम टाइफाइड बीमारी होती है। अब इसका एक टेस्ट होता है, इसको जांच करने के लिए एक जांच होती है, जिससे पता लगाते हैं टाइफाइड की बीमारी का, जिसको बोलते हैं विडाल परीक्षण, ठीक है ना, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि किसी को टाइफाइड है या नहीं। अब एक इंसिडेंट भी उसमें दे रखा है किताब में कि एक मैरी मेलॉन नाम की वुमेन थी, जो कि एक कुक थी। अब ये क्या है, इसने क्या करा भाई, इसने कई हज़ारों लोगों को क्या कर दिया, अपने खाने के माध्यम से टाइफाइड कर दिया था, उसको टाइफाइड बीमारी थी।
तो इस वजह से इसको भाई टाइफाइड मैरी का नाम दिया गया, ठीक है ना। अब दूसरा जो हमारी बीमारी है वो है निमोनिया। निमोनिया जो है वो फैलता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया से, और दूसरा बैक्टीरिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। तो ये दो बैक्टीरिया दे रखे हैं जिससे हमारा निमोनिया बीमारी होती है। अब इस रोग में क्या होता है, फुफ्फुस की वायु कोष्ठ जो एल्विलाई है संक्रामित हो जाती है, यानी उसमें द्रव्य भर जाता है जो हमारा लेसिथिन रहता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो यह संक्रामित व्यक्ति के छोड़े गए बूंदों को, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसे एयरसोल भी कहते हैं, वो सांस द्वारा अंदर लेने से या बर्तन इस्तेमाल करने से होता है, ठीक है ना। जो संक्रामित व्यक्ति जिसके अंदर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हमारा क्या नाम है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है बैक्टीरिया हो, ठीक है ना, तो उससे निमोनिया हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें बुखार आता है, ठिठुरन होती है, खांसी और सर दर्द होगा, ठीक है ना, क्योंकि एल्वेलाई में क्या हो गया हमारी वो भर गया है, तो इससे क्या होता है ठिठुरन, खांसी और सर दर्द और बुखार। और गंभीर मामलों में क्या हो जाएगा कि होंठ और हमारे जो हाथ की उंगलियां हैं वो कैसी हो जाएंगी, नाखून वगैरह धूसर से नीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, धूसर से नीले हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा भाई, हमारी ऑक्सीजन नहीं परिवहन होगी सही से, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जमा होने लगी और उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। अब हम देखेंगे दूसरा जो हमारा विषाणु जनित रोग है, जो हमने पहला एक देख दिया बैक्टीरियल डिसीज़। अब हम वायरस डिसीज़ देखेंगे जो वायरस से फैलती है, जो कि एक ही दे रखी है हमारा एक ही है, कौन सा, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जो है उसको हम जुकाम बोलते हैं, ठीक है ना, राइनिटिस बोलते हैं, राइनिटिस जुकाम, जो कि फैलता है किससे, राइनो वायरस से फैलता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये नाक और जो हमारा श्वसन पथ है उसको संक्रामित कर देता है, लेकिन ये फेफड़ों को, कोशिकाओं, इन सबको नहीं करता है संक्रामित, ठीक है, ये याद रखना। और यह भी कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट्स, और जो हमारी क्या थी, बूंदक, या हम एक और चीज़ कहते थे क्या बोलते थे, जैसे कि एयरसोल है ना, उसके माध्यम से फैलता है, या किसी का कोई हमने कपड़ा या बर्तन यूज़ कर लिया उससे। तो इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स हैं, जैसे नाक बंद हो जाती है, नेज़ल कंजक्शन बोलते हैं, है ना, और फटी आवाज़ हो जाती है, आवाज़ ख़राब हो जाती है, खांसी आती है, सर दर्द होता है, थकावट होती है, और ये जो है ये 3 से 7 दिन तक रहता है, ठीक है ना, हमारा कॉमन कोल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जुकाम या फिर राइनिटिस बोलते हैं, जो कि हमारा राइनो वायरस से होता है। अब हम तीसरा देखेंगे हमारा जनित रोग, जिसका नाम है प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोअल डिसीज़, जो कि प्रोटोजोआ से होती है। हमें मालूम है ये हमारा प्रोटिस्टा जगत में था, और प्रोटिस्टा जगत में 3 तरह के थे, है ना, जिसमें स्वपोषी, परपोषी, है ना, ऐसे थे। तो उसमें परपोषी में एक था हमारा प्रोटोजोआ के भी 4 प्रकार थे, जो चलायमान, अचलायमान के उसके माध्यम से। तो इसमें हम जो सबसे पहले प्रोटोजोआ जनित रोग में बीमारी देखेंगे वो है मलेरिया। जो मलेरिया है वो फैलता है प्लाज्मोडियम से। अब ये प्लाज्मोडियम जो है ये एक स्पोरोजोआ है जो कि गमन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये द्विआनुवांशिकी होता है, यही सबसे तगड़ी चीज़ है। द्विआनुवांशिकी यानी डाइजेनेटिक दर्शाता है ऐसा जीव जिनका जीवन काल 2 भिन्न जीवों में संपन्न होता है, यानी पूरा जो जीवन काल है उनका वो 2 जीवों में होकर संपन्न होता है। पहले होता है मादा एनीफिलीज मच्छर में, या हम कह सकते हैं मनुष्य में भी, या मनुष्य से मादा एनीफिलीज, या मादा एनीफिलीज की लार से मनुष्य। तो हम पहले मानेंगे मादा एनीफिलीज मच्छर से, और फिर ये मनुष्य में होकर संपन्न होता है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का मलेरिया होता है, कौन कौन सा होता है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। अब देखो भाई ये सब जो हैं कौन सी मलेरिया फैलाते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वो बेनी टर्शियन जो हमारा है मलेरिया का फैलाता है, और जो हमारा फैल्सीफेरम है क्या नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, वो मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया फैलाता है। और जो हमारा मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो हमारा बेनिक क्वार्टन मलेरिया फैलाता है, और जो हमारा प्लाज्मोडियम ओवेल है वो बेनिक टर्शियन
मलेरिया, यानी कि बेनिक टर्शियन मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल फैला रहा है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है बेनिक क्वार्टर मलेरियम फैला रहा है, और जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम याद रखना जो कि सबसे खतरनाक है वो मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया फैला रहा है। अब ये मेलिग्नेंट बेनिंग इन सब का मतलब क्या होता है? बेनिंग का मतलब होता है सुदम, जो जानलेवा नहीं होते हैं। मेलिग्नेंट का मतलब है दुर्दम, जो कि जानलेवा होते हैं, जो कि हमारा फैंसी पैरम है, ठीक है ना। अब टर्शियन का मतलब होता है कि जो 3 दिन बाद जिसके मलेरिया होने के बाद बुखार होता है, ठीक है ना, 48 दिन। क्वार्टिन यानी कि जिसके 4 दिन बाद बुखार होता है, यानी 4 दिन बाद किसमें हो रहा है? मलेरिया क्या नाम, प्लाज्मोडियम मलेरिया में हो रहा है, ठीक है ना, 4 दिन। इसका नाम बेनी क्वार्टिन मलेरिया है, जो कि जानलेवा नहीं है, और ये 4 दिन बाद जो है दर्शाता है मलेरिया को, यानी बुखार होता है इसको। अब खतरनाक सबसे ज़्यादा फैल्सीपेरम है, फिर वाइवेक्स है, फिर मलेरिया, फिर ओवेल है, और जो भारत में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, फिर फैल्सीपेरम है, फिर मलेरिया, फिर ओवेल है। तो इस तरह से होता है। अब हम देखेंगे ये जो प्लाज्मोडियम जो हमने बोला है द्वीव जनित होता है, तो इसका पूरा जीवन काल, जीवन चक्र देखेंगे किस तरह से होता है। सबसे पहले देखो भाई, फीमेल एनाफिलीज मच्छर की लार में ये होता है, ठीक है। अब ये लार से जो है कौन होता है? स्पोरोजोइट होता है, जीवाणुज होता है, ठीक है। मालूम प्लाज्मोडियम का नाम है जीवाणुज स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट जो है वो लार से कहाँ आएगा? ये मच्छर जब काटेगा तो किस में आ जाएगा? मनुष्य में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब मनुष्य में आया तो ये एक क्या कहलाई? ये संक्रामक अवस्था कहलाई। कौन सी? स्पोरोजोइट, क्योंकि ये संक्रामित कर रहा है ना, तो ये हमारी स्पोरोजोइट जो है लार में जो है वो एक संक्रामित अवस्था है, जो कि मनुष्य के रक्त में आती है, ठीक है। अब देखो भाई, इसको ना 2 चीज़ें खानी होती है बड़े होने के लिए, ठीक है ना, अपना जीवन काल संपन्न करने के लिए। एक तो इसको चाहिए रहता है ग्लाइकोजन, और दूसरी चीज़ इसको चाहिए रहती है हम जो हमारा क्या नाम है? ग्लोबिन प्रोटीन। तो ग्लाइकोजन और ग्लोबिन प्रोटीन। अब ये ग्लाइकोजन कहाँ होता है? ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारे लीवर में होता है, जो कि क्या करते हैं हम? संरक्षित करते हैं, एक तरह से स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को, जो कि लीवर में होता है। और हमारा जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो कहाँ रहता है? हमारे आरबीसी में रहता है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन यानी जो हमारा आयरन है उसके ऊपर ग्लोबिन प्रोटीन चढ़ा रहता है, जब तो हम इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये सबसे पहले जब ये मनुष्य के रक्त में आया तो ये सबसे पहले जो खाता है वो किसको खाता है? ग्लाइकोजन को खाता है। तो उसके लिए कहाँ जाएगा? ये लीवर में जाएगा, यकृत में जाएगा। तो सबसे पहले मनुष्य के रक्त में होता हुआ ये यकृत में पहुँचता है, लीवर में। अब जब ये लीवर में पहुँचा तो लीवर में पहुँचने के बाद इसको हम, जो स्पोरोजोइट है उसको हम कहते हैं शाइज़ोंट। क्या कहलाते हैं? स्पोरोजोइट को हम शाइज़ोंट बोलते हैं। अब ये शाइज़ोंट जो है वो ग्लाइकोजन को उपभोग करेगा, और फिर उसके बाद ये बहुविखंडन करेगा, और ये आलिंगिक जनन करता है, जिसे हम शाइज़ोगोनी बोलते हैं। तो ये शाइज़ोगोनी करेगा, यानी कि टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत सारे विखंडन हो जाएंगे। अब ये शाइज़ोन जो है वो क्या कहलाएगा? जब विखंडन हो जाएगा तो ये कहलाएगा मीरोजोइट। क्या कहलाएगा? मीरोजोइट। अब ये मीरोजोइट जो है वो बहुत सारे हो जाएंगे, तो इतने सारे होने के बाद ये सेल को तोड़ देंगे, यकृत सेल को तोड़कर अब ये दोबारा आरबीसी रक्त में आ जाएंगे। अब ये रक्त में होते हुए ये आरबीसी के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इन्हें क्या खाना है? इनका काम हो है ग्लाइकोजन का, अब इन्हें खाना है क्या? क्या नाम है इसका? ग्लोबिन प्रोटीन। तो अब ये किस में चले गए हैं? हमारे क्या नाम है? हीमोग्लोबिन में चले गए। तो हीमोग्लोबिन में अब ये क्या करेंगे? ग्लोबिन प्रोटीन का उपभोग करेंगे। कौन? मीरोजोइट। अब जब ये हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन का उपभोग कर लेंगे मीरोजोइट, तो अब ये बदल जाएंगे किसमें? क्रिप्टोमीरोजोइट में, ठीक है ना। तो ये क्रिप्टोमीरोजोइट क्या करते हैं? ये आयरन को तोड़ते हैं, जिससे जो आयरन है वो, और ये जब क्रिप्टोमीरोजोइट बहुत सारे हो जाएंगे तो ये क्या कर देंगे? उस आरबीसी को तोड़ देंगे। अब जब क्या होगा कि उसमें जब ये आयरन को तोड़ चुके हैं तो उसको हम कहते हैं हीमोजोइन। तो हीमोजोइन जो है वो टूट चुका है, और जब ये टूटेगा तो रक्त में आ जाएगा। जब हमारी कोशिका आरबीसी टूटेगी तो जब ये रक्त में आता है तो ये कण जो है फैल जाते हैं रक्त में।
और जिससे क्या होती है, यहाँ से ठिठुरन जो हमारी शिवरिंग होती है मलेरिया में, और क्या होता है, बुखार आता है, फीवर आता है, तो ये यहाँ से होता है। इससे जो हीमोजोइन है वो हमारा टूट कर आयरन जो है वो टूट कर और आरबीसी से बाहर निकल के रक्त में फैल चुका है हीमोजोइन के रूप में, जिससे क्या होती है, शिवरिंग और फीवर आता है। ठीक है ना, क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब करवाता है इस वजह से। अब जो हमारा क्रिप्टोमिरोजॉइट है वो अब कहाँ जाता है, दूसरी आरबीसी में। अब दूसरी आरबीसी में वही करेगा भाई, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें जाकर ग्लोबिन प्रोटीन को खा जाएगा और फिर उसको तोड़कर निकल आएगा। तो ये जब करता है तो यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन आने के बाद ये दोबारा विभाजन करता है। क्रिप्टोमिरोजॉइट जो है वो दोबारा, जब ये बड़ा हो गया ना, अभी दोबारा विभाजन करेगा। अब जब ये विभाजन करता है, ये युग्मक बनाता है। क्या बनाता है, गैमोन यानी गैमिट्स बनाता है। तो अब ये युग्मक नर युग्मक बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा, जो कि फिर भाई बहुत सारे हो जाएंगे। अब ये दोबारा आरबीसी को तोड़कर कहाँ जाएंगे, रक्त में आ जाएंगे। अब ये रक्त में आने के बाद ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट होती है कौन सी खतरनाक वाली चीज़, कि अब यहाँ पर क्या होगा कि जब कोई दूसरी मादा एनीफिलीज मच्छर आती है, ठीक है ना, तो मान लो कोई दूसरी मादा एनीफिलीज मच्छर आई कोई, तो उसने जब काटा में, तो वो जब काटेगी तो यहाँ पर जो रक्त है ना, उसमें से क्या है, युग्मक, तो वो कहाँ चले जाएंगे, मादा एनीफिलीज मच्छर में चलेंगे। क्यों, क्योंकि युग्मक को एक वातावरण चाहिए रहता है क्या करने के लिए, युग्मनज बनाने के लिए, जो कि कहाँ मिलेगा उसको, हमारी मादा एनीफिलीज मच्छर की आमाशय की भित्ति में। तो आमाशय की भित्ति में ये चले जाते हैं जब ये काटेगी युग्मक, तो फिर वहाँ पर जाके निषेचन करेंगे, और निषेचन के बाद ये क्या बना देंगे, युग्मनज बना देंगे। ठीक है ना। अब इस युग्मनज का नाम है ओकाइनेट। ठीक है ना, ओकाइनेट नाम है, काइनेट। तो ये ओकाइनेट जो है, इसके ऊपर ना, क्योंकि नष्ट हो सकता है, तो इसके ऊपर, ये युग्मनज के ऊपर एक सिस्ट बन जाती है, एक तरह की मान लो परत बन जाती है। तो इसे हम सिस्ट बोलते, पुट्टिका बोलते, पुट्टिका बन जाती है सिस्ट। तो इसका नाम हो जाता है ऊसिस्ट। ठीक है, ऊसिस्ट जो है वो कहाँ पर है, हमारी आमाशय की भित्ति में। तो ये घूमते हुए, कैसे भी जाते हुए कहाँ पर अब पहुँच जाती है, घूमते घुमाते मादा एनीफिलीज मच्छर की लार ग्रंथि में। अब ये लार ग्रंथि में आ गई, तो लार ग्रंथि में लार कोशिकाएँ हैं। अब ये लार कोशिका के अंदर पहुंच जाती है। अब ये जब लार कोशिका के अंदर पहुंची, तो अब ये फिर से गुणन करती है। ठीक है ना, तो गुणन करा इन्होंने। ठीक है ना, अब गुणन जो है उन्होंने अब क्या करा, फिर से अलैंगिक विभाजन करा। ठीक है ना, अब देखो उसके ऊपर तो कवर चढ़ा हुआ, पुट्टिका पर चढ़ी हुई है, सिस्ट चढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो ये अंदर ही अंदर विभाजन करती रहती है, और इस विभाजन को क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनी। क्यों कहते हैं इस विखंडन को स्पोरोगोनी, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, स्पोरोजॉइट। कहाँ, अब ये वो साइड से जो हमारा काइनेट बना है, जिसके परत बनी है ओसिस्ट की, जिसे हम ओसिस्ट बोलते हैं। अब ये कहाँ गए, लार कोशिका में, लार ग्रंथि में पहुँच के लार कोशिका में ये विभाजन कर रहे हैं, और विभाजन करके क्या बना रहे हैं, स्पोरोजॉइट बना रहे हैं। और इस विभाजन बहुविखंडन को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोगोनी। तो ये बनाते रहते, तो ये क्या करती है, ये हमारी जो सिस्ट है वो फट जाती है, और फटने के बाद ये कहाँ आ जाती है, लार कोशिका के बाहर, लार कोशिका में बाहर आ जाती है। अब ये लार कोशिका है, तो ये क्या बनाएगी, लार बनाएगी। तो ये हमारे जो स्पोरोजॉइट है वो लार में आ जाएंगे, और इस तरह से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र संपन्न होगा। ये लार में आकर दोबारा से ये काटेगी मनुष्य में, और फिर मनुष्य के यकृत, फिर आरबीसी से फिर अपनी अलग अलग अवस्थाएँ, फिर आरबीसी से रक्त में, और फिर मादा एनीफिलीज मच्छर, फिर उसकी आमाशय भित्ति में जाकर ये हमारा निषेचन, और फिर लार ग्रंथि, लार में जाकर ये स्पोरोजॉइट में बदल जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र देखा है।